राधे राधे बच्चे सभी लोगों को। और देखिए मैं मनीष अग्रवाल और हम यहाँ पर जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग प्रयोग आप चूज भी समझ सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर इससे पहले हम पढ़ के चुके हैं उसी चैप्टर का अब हम इस वाले अंश में हम इसके अनुप्रयोग प्रयोग पढ़ेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी का इससे पहले वाला चैप्टर था। इससे पहले वाले चैप्टर में जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो डीएनए को मिलाकर कैसे नया डीएनए बनाते हैं और उसकी पूरे प्रोसेस को, डीएनए को अलग कैसे करते हैं, डीएनए आइसोलेट कैसे करते हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर, आपने किसी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाया है, वो बना है या नहीं बना है, इसको चेक करना है। तो ये बहुत सारी बातें हमने उसके अंदर उस चैप्टर के अंदर पढ़े बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस के द्वारा। प्रिंसिपल सिद्धांत और प्रोसेस क्रियाविधि द्वारा वो चैप्टर पहला चैप्टर था। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें ज्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है चैप्टर है, पार्ट है, क्योंकि इसका नीट के हिसाब से वेटेज है। क्यों वेटेज है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम कई तरीके के कंसेप्ट, बहुत तरीके की चीजें पढ़ते हैं, कई टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। अनुप्रयोग के अंदर बहुत सारी बीटी कॉटन के बारे में, टॉक्सिन के बारे में, बीटी विष क्या होता है ना, बीटी कॉटन कैसे बनाते हैं, अलग अलग जो कीड़े फसलों को खा जाते हैं उन कीड़ों के हिसाब से कैसे हमने फसलें विकसित करी, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे हमने अलग अलग फसलें, अपनी सुरक्षा खुद करने वाली फसलें विकसित करी। क्योंकि हमें क्या कीटनाशक डालने पड़ते हैं, कीटनाशक से क्या होता है, मिट्टी खराब होती है। तो मिट्टी, मृदा की खराबी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को, ऐसी फसलों को लगाएं जो कि कीड़े मकोड़ों से अपना बचाव खुद कर लेते हो, वातावरण के स्ट्रेस से अपने आप को बचा लेते हो, पानी कम मिला तो मुरझा नहीं जाए, और अलग अलग तरीके से एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है कि जीव जंतु के द्वारा, है ना, एबायोटिक का मतलब हवा पानी, और बायोटिक मतलब जंतुओं के द्वारा किसी भी जीवित माध्यम जो होता है उसके द्वारा कोई अगर परेशानी आ रही है पौधे को, जैसे है ना कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, है ना, और बहुत सारे तरीके से उसको समस्या होती है। और जो एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है हवा के, अनुकूल हवा बह रही है तो हर पौधा जीवित रह सकता है, प्रतिकूल हवा, ज्यादा पानी मिल गया, मिट्टी में सैलिनिटी, चिकनाई बढ़ गई, है ना, आजकल देखो वॉशिंग वाटर का पानी जगह जगह नदियों में बहाया जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए इस्तेमाल। तो बहुत तरीके की स्ट्रेस को पौधा झेल लग जाए, ऐसी हमें प्रक्रिया के लिए इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट ही कंसेप्ट भरे हुए हैं बहुत तरह के। आरएनए इंटरफेरेंस का कंसेप्ट इसके अंदर भरा हुआ है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया चिकित्सा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग कैसे कर सकते हैं, है ना, जो डायग्नोस्टिक किट्स बनती हैं उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना के अंदर किट बनी है, और बहुत तरीके की किट, टेस्टिंग किट्स होती है, डायग्नोस्टिक कहते हैं उसको, है ना, उनको विकसित करना। तो कई सारे इसके प्रयोग हैं, इसलिए इस चैप्टर की बहुत वेटेज है। अब इस चैप्टर को समझते हैं कि जीव विज्ञान के अंदर लगभग 4 से 5 प्रश्न, 7.5% की इसकी वेटेज है, और इसके जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, ये चैप्टर के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, फिर इस चैप्टर को शुरू करेंगे एक एक करके। तो थोड़ा सा इसकी विवेचना मैं करता हूं कि ये चैप्टर आखिर में क्या कहता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के हमने बता दिया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, और अब उसके प्रयोग कहां-कहां, है ना, कहां-कहां, और नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जिसके अंदर हम कई सारी फील्ड, कई सारी प्रौद्योगिकी कंबाइन करके, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो साइंस हो गया, है ना, बहुत छोटे जीवों पर हम वर्क कर रहे हैं नैनो साइंस के द्वारा, रोबोटिक्स हो गई, जैव प्रौद्योगिकी हो गई, जीन थेरेपीज हो गई, है ना, कैसे हम लोगों के आनुवंशिक रोगों का जीन के द्वारा इलाज कर सकते हैं, इसको जीन थेरेपी कहते हैं, है ना। और अब इसके पहला हम तो देखेंगे वो है कृषि में उपयोग। अब एक जनरल बात बता रहा हूं, कृषि में कैसे कैसे आप उपयोग कर सकते हैं कृषि को। देखो जैसे हम पहले फसलें इस्तेमाल करते थे तो फसलें मर जाती थी और फसलों में कीड़े लग जाते थे, फसलों को कीटनाशक दवाई डालनी पड़ती थी। ठीक है, कीटनाशक दवाई डालने से एक हद तक जो हमारी हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के अंदर क्या किया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, जो क्या किया था कि हमें संकर किस्में दी, और संकर किस्में यानी कि एक उधर से
कोई जंगली किस्म ली, एक उधर से जो है कोई शहरी किस्म ली, दोनों को मिला दिया। एक की क्वालिटी ले ली कि वो शहरी किस्म की थी, एक की ली कि वो जंगली थी, वो तो रोगों से ज्यादा प्रतिरोधक थी, वो दोनों को मिला दिया तो ऐसे पौधा पैदा हुआ जिसमें स्वाद भी था और वो रोगों से प्रतिरोधक भी था। तो इस तरह से हमने पहले प्रयोग किया, लेकिन उससे हमारा कीटनाशक का खर्चा हो रहा था, मिट्टी खराब हो रही थी, पानी खराब हो रहा था, जमीन में भूगर्भिक जल खराब हो रहा था, हमारा बहुत सारे नुकसान हो रहे थे हमारे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कृषि में उपयोग के अंदर सबसे पहला उपयोग जो है वो रूपांतरित फसलें हैं। रूपांतरित फसलें का मतलब क्या होगा? मॉडिफाइड क्रॉप्स। मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या होगा? भाई देखो ठीक सीधी सी बात है कि एक तो जगह कम होती जा रही है फसलों के लिए, दूसरी बात फसलों को स्ट्रेस, जो एबायोटिक मैंने बताया, एबायोटिक हवा, पानी, धूप, तापमान, टेम्परेचर, मॉइस्चर, कोई भी चीज पौधे के, अब जैसे देखो इस समय पर फसल खड़ी हुई है गेहूं की, तेज पानी पड़ जाए तो क्या होगा भाई? फसल बिक जाएगी। तो ऐसे पौधे विकसित करना जो कि इस तरह के एबायोटिक, ऐसी कोई अनचाही परिस्थिति वातावरण की आ जाए तो ठीक है, बहुत हद तक, एक हद तक उसका बचाव पौधा अपने आप कर सके। और बायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि किसी जानवर द्वारा, किसी कीड़े द्वारा, किसी पैथोजन द्वारा अटैक करे जाने पर वो अपने आप को बचा ले। तो ये रूपांतरित फसलें, ऐसी फसलें विकसित करें, ऐसी फसलें विकसित करें जो कि मॉडिफाइड क्रॉप हो गई। अभी नॉर्मल जैसे हमने कॉटन बनाया, कॉटन क्या है? खराब हो जाती है, कीड़ा लग गया, कॉटन खराब हो गई। अब हमने बीटी कॉटन विकसित कर ली, बीटी कॉटन बैसिलस थ्रिंजियोनेसिस कॉटन बैक्टीरिया की मदद से विकसित हो गई। ऐसी बहुत सारी फसलें हम कर चुके हैं, और ऐसी फसलें कर चुके हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक, हमारे ज्यादा इस्तेमाल में आ रही हैं, जिसकी ज्यादा वैल्यू है, जिसको ज्यादा खाया जाता है, जिसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी फसलें हैं जिससे नुकसान ज्यादा हो रहा है हमारा, इनके खराब हो जाने से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऐसी फसलें रूपांतरित फसलें कहलाती हैं। और उसके बाद संसाधित खाद्य, इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का देखो आपको मालूम है इस समय प्रोसेस्ड फूड का टाइम चल रहा है, हर चीज हमें पैकेट में मिल रही है ना। और देखो हम टोमेटो प्यूरी हो गया, और खाने का सामान, जो भी एग्रीकल्चरल चीजें, हर चीज पैकेट में बना के हम बेच रहे हैं। तो प्रोसेस करके, प्रोसेस का मतलब वो खराब ना हो, लंबे समय तक टिकी रहे, और उसकी फोर्टिफाइड वैल्यू, यानी कि उसका न्यूट्रिशन भी बना रहे, उसके अंदर की गुण भी बरकरार रहे, और वो खाने तक, एंड कस्टमर, आखिरी ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उसकी शुद्धता बनी रहे, है ना। और क्या क्या चीज को हम नेचुरल तरीके से कीड़े मकोड़ों से बचाकर प्रोसेस करके उसको और न्यूट्रिशियस बनाकर, जैसे आप देखो बाजार में चीजें, उसको पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है कि भाई इसमें ये हमने न्यूट्रिशन, एडेड न्यूट्रिशन, है ना, ये खाने की चीज, इसमें ये न्यूट्रिशन और ऐड कर दिया और उसको सुरक्षित कर दिया, ताकि वो, अब क्या है कि हम भोजन कम कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी करें तो क्या है, उससे फूड हमें वैल्यू पूरी मिले, खाने की पूरी जो उसके अंदर ताकत होती है वो मिलती रहे, तो वो प्रोसेस्ड फूड हो गया। संसाधित खाद्य, प्रोसेस्ड फूड की बहुत बड़ी रेंज है, उसके अंदर अभी अनुप्रयोग के असंख्य संसाधन, असंख्य इसके अंदर संभावनाएं हैं कि हम इसको और इस फील्ड में और तरक्की कर सकते हैं आगे। तो ये एक प्रयोग का एक और रास्ता हो गया, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संसाधित खाद्य को और इस इंडस्ट्री में, इस उद्योगों में आने वाली परेशानियों को दूर करना। जैविक उपचार, जैविक उपचार का मतलब होता है बायोरिमेडिएशन। बायोरिमेडिएशन, जैविक उपचार के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो वेस्ट डिस्पोजल है, अब ये अपशिष्ट प्रतिपादन भी इसी सीरीज का पार्ट आएगा। जैविक उपचार कि जैसे नदियों में जाने वाला कूड़ा कचरा है, उसको हम या तो बिल्कुल खत्म, उसका हार्मफुल, उसका नुकसानदायक इफेक्ट बिल्कुल खत्म कर दें, या उसको कम नुकसानदायक बनाकर, जैसे आपने देखा होगा नाले वगैरह जो होते हैं नदियों में खुल जाते हैं। अब आपने नया तरीका देखा होगा, नालों के अंदर क्या हो रहा है कि उसको एक प्रोसेसिंग के द्वारा साफ किया जाता है, पानी को पहले कचरा, उसमें से बड़े बड़े कचरा निकाला जाता है। जैसे आपने अपने चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, तो उस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा जो हमने वाटर के लिए, जो सफाई के लिए बड़े बड़े जो प्लांट लगा रखे हैं पानी की सफाई के लिए, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, पानी को लेस हार्मफुल बनाकर नदियों में भेज रहे हैं। जो आपका चैप्टर है इसमें सीवेज ट्रीटमेंट, है ना, नाले के पानी को साफ करके और कैसे उसको कम नुकसानदायक बनाकर, ऐसी कूड़े के ढेर लगे हुए, कचरा है, नालियों का कचरा है, और 50 तरह के रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो उसको हम क्या बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी की क्या तकनीक ऐसी लगाएं कि हम जो कूड़े का एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी समस्या दुनिया के सामने प्लास्टिक हो गया, है ना। जैसे अभी सुपर बग बनाई है प्लास्टिक खाने वाली, जो प्लास्टिक कंज्यूम करती है, सुपर बग बनाई है डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने बनाई, है ना। बहुत साल हो गए इस बात को, लेकिन वो सुपर बग क्या करती है, वो प्लास्टिक डिस्पोजल करती है, प्लास्टिक खाती है। तो बायोरिमेडिएशन, हम बायोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने इस अपशिष्ट प्रतिपादन वाला पॉइंट हो गया, या कोई चीज ऐसी है जो हार्मफुल है, गैसेस निकलती हैं, है ना, हार्मफुल गैसेस जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं, और चिमनियों से निकलने वाला धुआं, और किसी भी तरीके से मैक्सिमम हम जो है अर्थ को हम इस टेक्निक से, जैव प्रौद्योगिकी से जैविक उपचार यानी कि ट्रीट करके उसको कम नुकसानदायक बनाकर, या बिल्कुल उसका प्रभाव, हार्मफुल प्रभाव, उसका नुकसानदायक प्रभाव खत्म करके, और अपशिष्ट प्रतिपादन, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। अपशिष्ट प्रतिपादन के अंदर देखिए, कूड़ा जितना ह्यूमन यूज, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली जिस तरह से संसाधन हम लगातार भरते चले जा रहे हैं, उसका साथ में हम वेस्ट बहुत बड़ा कूड़ा क्रिएट कर रहे हैं। जितना हम यूज करते हैं चीजों को, हम दिन भर एक परिवार से कई किलो कूड़ा एक दिन में निकलता है, कई किलो कूड़ा एक दिन में निकलता है। इसमें सब तरह का कूड़ा होता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, है ना। कुछ ऐसा कूड़ा होता है जो कि हम उसका जैव प्रौद्योगिकी से निस्तारण कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसके लिए भी समस्या है, प्लास्टिक का वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, मेटल निकलती है, धातुएं निकलती हैं, बहुत तरीके की स्क्रैप निकलती है, लोहा निकलता है, जंग लगा लोहा निकलता है, ब्लेड निकलते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट निकलता है, हॉस्पिटल से निकलने वाला रुई, गंदे कपड़े, गौज, ये सब वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसको कैसे निस्तारण करें, ये अपशिष्ट प्रतिपादन हो गया। और ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जैसे देखो बायोगैस बना रहे हैं, है ना, बायोगैस बना रहे हैं, और इसी तरीके से ऊर्जा उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऊर्जा उत्पादन के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बायोगैस प्रोडक्शन, बैक्टीरिया बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, है ना, मिथेनोजेंस होते हैं, आपने पढ़ा उस चैप्टर के अंदर, है ना, जहां पर हमने बायोगैस प्लांट को बारे में पढ़ा था कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और बायोगैस होती है मेन, उसके अंदर मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये गैसेस क्या करती है, अब कौन बैक्टीरिया तो बना रहा है उसको, है ना, गोबर के ऊपर, तो वो क्या हो गया, गोबर गैस हो गया। और अब देखो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब क्या हो गया, नेचुरल तरीके से आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम क्या एप्लीकेशन लगा सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी की, जिससे ऊर्जा उत्पादन में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ये तो रहा कृषि में इस्तेमाल, कृषि में उपयोग, रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैविक उपचार, अपशिष्ट प्रतिपादन, ऊर्जा उत्पादन, ये बड़े-बड़े फील्ड हैं। ये नाम छोटे लग सकते हैं, पर इसके अंदर डिटेल में बहुत सारी चीजें करने के लिए अभी है। ये इस चैप्टर के अंदर एक-एक करके हम पढ़ने का विषय है हमारे लिए। उसके अलावा चिकित्सा शास्त्र में, है ना, अब ये तो बहुत बड़ी फील्ड हो गई चिकित्सा शास्त्र वाली। तो चिकित्सा शास्त्र में जैसे जीन थेरेपी हमने पढ़नी है, जीन थेरेपी, जैसे जो लोगों को आनुवंशिक रोग होते हैं, तो आनुवंशिक रोग कभी खत्म हो नहीं सकते, क्योंकि वो जीन के अंदर, उनकी जीन में चेंज है, जन्म से ही जीन उनकी परिवर्तित म्यूटेटेड जीन है, उत्परिवर्तन हो चुका है जीन्स के अंदर। अब कैसे उसको सही करें, है ना। जैसे थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, थैलेसीमिया के अंदर जीन परिवर्तित हो जाती है, तो हमें उस जीन को कैसे उसके शरीर में नई शुद्ध जीन डालें, ऐसा कर सकते हैं। पुरानी जीन हटाकर नई जीन डालेंगे तो नई जीन जो है उसकी जगह काम करेगी। तो ये डिस्कस करने वाला विषय जीन थेरेपी हो गई। आणविक और निदान सूचक, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, कि हम कैसे शुरुआत में ही मॉलिक्यूल्स को डायग्नोस करके, उसके छोटे छोटे डीएनए आरएनए को डायग्नोस करके, और मॉलिक्यूलर बेसिस पर ही शुरू में ही किसी बीमारी का पता लगा लें। बीमारी कैसे पता लगाई जाती है, ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके, स्टूल टेस्ट करके। बीमारी जब तक बीमारी बढ़ जाती है, जब वो ब्लड के अंदर आ जाता है कीड़ा, वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन जब तक ब्लड में आता है तो बॉडी में फैल चुका होता है, बीमारी बढ़ चुकी होती है पूरी तरीके से। तो बीमारी हमारी पहले से पता लग जाए, इसके लिए एक डीएनए पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बताऊंगा मैं आपको। एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा टेस्ट होता है। एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं इसको, एलिसा टेस्ट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसको पता लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, निदान सूचक, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, जल्दी से आप पता लगाने के लिए क्या तरीका है। तो यहां पर बेटा हम ये समझते हैं कि कैसे हम चिकित्सा शास्त्र में निदान सूचक, जीन थेरेपी हो गई, नई किट डेवलप करना, डायग्नोस्टिक किट, नई किट डेवलप करना, होम किट डेवलप कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, बायोटेक्नोलॉजी,
एप्लीकेशन लगाकर, ये मुख्य मुख्य हमारे चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक की खोजों, नई तकनीक को खोज करना, ठीक है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक अंग दूसरे में प्रतिरोपित करना, उसमें उसके अंदर समस्याएं बहुत क्रिएट होती हैं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब अंग प्रतिपादन, अंग प्रतिरोपित किया जाए, रोपित कराया जाए किसी और से लेकर ट्रांसप्लांट किया जाए, तो वहां दिक्कतें ना आए। ये चिकित्सा शास्त्र की बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, विरोध करता है किसी नए शरीर से, किसी व्यक्ति से। इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं चिकित्सा शास्त्र में, हार्मोन्स बनाए जा रहे हैं, एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं। हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए हम इंसुलिन कहां से लाएंगे? पहले जानवरों को मार के डायबिटीज के लिए इंसुलिन निकाला जाता था, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती थी उसको, इंसुलिन को, और रिजेक्ट कर देती थी। इसलिए हम बैक्टीरिया से अब इंसुलिन बना रहे हैं। ये भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि इंसुलिन बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में इंसुलिन के लिए, तो कैसे इंसुलिन बनाया जाए, ये चिकित्सा शास्त्र में। अब कुल मिलाकर इसको समअप करें, इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष निकालें, अगर हम निष्कर्ष निकालें इस चैप्टर का, तो 3 मुख्य क्षेत्रों पर वैज्ञानिकों को इस चैप्टर के अंदर काम करना है। प्रौद्योगिकी के अंदर उसके प्रयोगों में 3 मुख्य क्षेत्रों पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, और मैं आपको बता दूं इसको बहुत डिटेल में और बहुत धैर्य से समझते हुए, रटना नहीं है एनसीईआरटी को, कंसेप्ट समझना है कि बेसिकली एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्या कह रहा है। तो हमें ये समझना है कि अनुसंधान के क्षेत्र क्या है, अनुसंधान के क्षेत्र क्या है। आखिर में इस चैप्टर के अंदर ये तो फील्ड हो गई, इसमें हम काम कर रहे हैं, ये क्षेत्र है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, खोजें कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए 3 मुख्य रास्ते हैं इस फील्ड के अंदर, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के, जिधर वो ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनके काम सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, सूक्ष्म जीवों सर्वोत्तम उत्प्रेरक का मतलब क्या होगा कि एंजाइम, और एंजाइम क्या होता है, किसी प्रोसेस को बढ़ा देता है, किसी प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो हमें ऐसे एंजाइम्स का, ऐसे बैक्टीरिया का, ऐसे माध्यम का, ऐसे है ना सूक्ष्म जीवों का आविष्कार करना है, खोज करना है, जो कि उत्प्रेरक की तरह के काम कर सके, और एंजाइम्स हमको मिले, जिससे कि क्या है, हम किसी प्रोसेस को, क्योंकि आपको मालूम है हमारी पूरी बॉडी में, किसी भी दुनिया में सारे काम जो होते हैं वो एंजाइम कराते हैं। तो इस माध्यम से हम जो रिएक्शंस करा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उसमें हमें एंजाइम्स मिले, उत्प्रेरकों का निर्माण करना, जो कि सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और उनके द्वारा पैदा होने वाले एंजाइम भी हो सकते हैं। दूसरा इसमें खोज का जो सबसे बड़ा काम करने का फील्ड है, उत्प्रेरक के कार्य हेतु सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करना। क्या मतलब हुआ कि वो उत्प्रेरक हमारी बॉडी में तो काम करता है ना, हमारी बॉडी में काम करते हैं एंजाइम्स, है ना, हमारी पूरी बॉडी के अंदर उपापचयी और मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जिन क्रियाओं को करने के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर खून का साफ होना, हमारे अंदर ऊर्जा का पैदा होना, है ना, पौधों में भी ऐसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, श्वसन होता है, बहुत सारे काम, बायोलॉजिकल सिस्टम, जो जैविक गतिविधियां उनको कराने के लिए लगातार एंजाइम काम करते रहते हैं। आप जो खाना खाते हैं वो 2-4 घंटे में पच जाता है, अगर उस खाने को एंजाइम ना पचाए ना हो बीच में, तो क्या होगा, कई दिन तक वो खाना नहीं पचेगा, 3-4 दिन तक एक बार का खाना खाया हुआ नहीं पचेगा, एंजाइम काम नहीं करते। इसीलिए जब बुखार आ जाता है तो हमारे एंजाइम के लिए टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा तापमान हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होता है, एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए खाना नहीं पचता। तो इसलिए जब तापमान ज्यादा होता है, बुखार आता है, तो भोजन नहीं करते हैं, ऐसे कहा जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यही है कि एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं शरीर का। तो ऐसे ही परिस्थिति, उत्प्रेरक के कार्य हेतु सर्वोत्तम परिस्थिति, तो हमारी बॉडी का तापमान बढ़ गया तो परिस्थिति खराब हो गई, इसलिए हमारा उत्प्रेरक काम नहीं कर रहा है। इसलिए जब हम किसी जगह पर उत्प्रेरकों को यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण भी करना पड़ेगा हमको, यानी कि ऐसी हमें सेटअप लगाने, ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे उत्प्रेरक काम कर सकें। ये बहुत जरूरी चीज है। 2 काम होगा। तीसरा, अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक। अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का मतलब क्या होता है कि जो एंजाइम आपने इस्तेमाल करे, जो परिस्थितियों का निर्माण करा, इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा भाई, बहुत सारी मेहनत हो गई, नई तकनीक की खोज कर ली, है ना, उत्प्रेरक का निर्माण भी हो गया, और उसके अलावा उत्प्रेरक के कार्य हेतु सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण भी हो गया। लेकिन अब बात क्या है कि वो जो चीज प्रोडक्ट बन के चुका है,
जो आपने बनाया है उसको प्रोसेस करके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से प्रॉपर उसकी शुद्धिकरण करना, उसको जैसे आपने सोचा था वैसा ही आपको मिले, बीच में मिक्सिंग ना हो जाए, एडल्ट्रेशन ना हो जाए, कोई दूसरा बैक्टीरिया या कुछ और उसका ग्रो ना कर जाए। जैसे आपने देखा होगा बाजार में दवाइयां आती हैं बिल्कुल पैक्ड आती हैं, सील्ड होती हैं, है ना, सब कुछ उस पर लिखा होता है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है कि जो भी आप बना रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट है ना, जैसे आपने दही जमाया, आपने दही जमाया और दही जमाने के बाद में दही को बर्तन से निकालते समय गंदा हो गया वो, है ना, या उसमें हाथ लग गए गंदे, या वो उसमें कुछ और नींबू का हाथ लग गया, सब एक बात मेरे तो खट्टा होकर फट गया दही सब, है ना, तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई। आपने बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही तो जमा लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको यूज करते समय, उसको पैकेजिंग करते समय आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी। तो क्या हुआ, वो जब तक इस्तेमाल होगा जब तक वो खराब हो चुका होगा, या जिस व्यक्ति को इस्तेमाल करना है वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका जो है स्वरूप बिगड़ जाए, तो वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। तो हमें उसको एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल में भी तो लाना है, मेहनत करिए, रिसर्च करिए, खोजे करके, सब सेटअप बनाकर। तो ये मैं आपको एक इसका शॉर्ट में ये बता रहा हूं, अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक, यानी कि ऐसे सिस्टम, ऐसी चीजों को डेवलप करना, ऐसे हमें व्यवस्था, ऐसी मशीनों का निर्माण, ऐसे तरीकों का निर्माण करना जिससे कि हम जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको आइसो निकाल सकें, पैकेट बना सकें, उसका शुद्धिकरण कर सकें। ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो ये इतना जो विषय है वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोगों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल, इसमें कृषि में जो प्रयोग है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, वो आपको समझना है, याद करना है। आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन 101% आएगा। इस तकनीक को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। और एक बीटी कॉटन और बीटी बैसिलस thuringiensis, बीटी टॉक्सिन, बीटी विष क्या होता है, और जो रुई बीटी कॉटन हमने बनाई वो, उसके अलावा कौन कौन से इंसेक्ट, किस किस ग्रुप के इंसेक्ट जो होते हैं, लेपिडोप्टेरन्स हो गए, डिप्टेरन्स हो गए, वो किस फसल के, ठीक है, किस फसल को खाते हैं और उसको हमने कैसे बचाया। इसे कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना, यानी कि कीट से बचाव करने वाले पौधों का निर्माण करना, अपने जो खुद का खुद कीटों से बचाव कर सके। इसमें क्राइजीन बताऊंगा मैं आपको, है ना, क्राइजीन बताऊंगा, जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाती है क्राइजीन, इसके बारे में बताऊंगा। और क्राइजीन के साथ में हमारे पास में कौन कौन सी क्राइजीन्स होती हैं, क्राई 1AB, क्राई 2AC, ये जीन्स होती हैं जो कि हमारे लिए काम करती हैं मुख्यतः। और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन जीन्स को कैसे हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंट, टीआई प्लाज्मिड की मदद से हमने कैसे दूसरे पौधों में डालकर उनको हमने कीटनाशक पौधे बना दिए, अपने आप खाएंगे कीड़ा मर जाएगा। और ऐसे ही तंबाकू के पौधे के अंदर जो मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो होता है, इस कीड़े का जो प्रकोप होता है तंबाकू की जड़ के अंदर, उससे हमने आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए मध्यस्थता इंटरफेरेंस, आरएनए के प्रतिरोध के कारण सीख की मदद से कैसे इस समस्या को दूर किया और तंबाकू को इस मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशा कीड़े से मुक्ति दिलाई। और जीन थेरेपी पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना, कि थैलेसीमिया के बच्चे ग्रसित थी एक लड़की, उसको जीन थेरेपी से कैसे ठीक किया हमने, है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है, जीन थेरेपी क्या होती है, ये सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा। अगले चैप्टर के अंदर, अगले लेक्चर में मैं आपको इसमें एक एक करके रूपांतरित फसलों के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।